आज की कहानी एक फौजी भाई की है जिन्होंने एक वेटर का काम करने वाली लड़की के साथ इतना अच्छा कार्य किया जो दिल को छू जाता है। उनके कारनामे से हमारे समाज में, यदि आप हमारी वीडियो पूरा देखेंगे तो देखना, समाज में इतना अच्छा मैसेज देने वाला काम किया है जो दिल को छू जाता है। तो कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। एक लड़के की शादी होती है जो दूल्हा बनकर के बारात को साथ लेके अपनी ससुराल पहुंचता है। लड़की के यहाँ पर जब बारात आती है तो लड़की के परिजनों ने बारातियों का आदर सम्मान किया, सत्कार किया। कहने का मतलब वीआईपी खाने की व्यवस्था थी, वीआईपी चेयर पड़ी थी, टेबल पड़ी थी और जो भी शादी का विधि विधान होता है वो सब कुछ था। जब सब लोगों का, बारातियों का आदर सम्मान किया जाता है, सब लोग बड़े खुश होते हैं। आखिरकार कोई खाना खा रहा होता है, कोई झूम रहा होता है, कोई जो व्यवस्थाएं लगी हुई थी, टेंट लगा हुआ था उसकी तारीफ करते हैं, कोई खाना जो टेस्टी बना था उसकी तारीफ करते हैं और कोई लोग जो लड़की दुल्हन बनी होती है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब सब लोग इधर उधर अपने अपने काम में लगे हुए थे क्योंकि शादी का माहौल था, खुशियां अपार थी, सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। खाना खाने वाले खाना खा रहे होते हैं, सभी का आदर सम्मान सत्कार होता है। दूल्हा जो होता है वो सेहरे में सजा, जो उसका काम होता है वो अपना काम उधर कर रहा था। दूल्हे के परिजन भाई हैं, बहनोई हैं, पिता हैं और जो लोग होते हैं अपने परिजन के, वो सब उसी के साथ में थे। लेकिन भाइयों, दूल्हे का एक दोस्त जो आर्मी का जवान था, फौजी था, जिसका नाम सूरज होता है। सूरज अपने दोस्त के साथ में नहीं था क्योंकि बाकी सब लोग थे। उसका जब किसी का फ़ोन आ जाता है तो सूरज बात करते करते साइड में हट जाता है। तब तक दुल्हा दुल्हन की ओर को चला जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। तो दूल्हा अपने काम में बिजी था और इधर जो सूरज होता है, जो आर्मी का जवान होता है, उसका जब फ़ोन आया तो वो साइड से बात करने को चला जाता है। बात करते करते जब वो लौट के आता है, सब लोग खाना खा चुके थे, कोई खा रहा है, कोई बैठा हुआ है चेयर पर। तो सूरज सोचने लगा, यार सूरज, 11 बज रहे हैं लगभग, अब खाना भी खा लेना चाहिए। उसी समय जाकर के सूरज खाना खाने की सोच के जो चेयर पड़ी हुई थी उसी चेयर पर बैठ जाते हैं। एक उसका दोस्त आता है जो अपनी थाली में खाना लगा के लिए जा रहा था। तो सूरज कहने लगा, भैया मुझे भी खाना दे दो। तो वो कहने लगा, यार ये खाना जो तू मांग रहा है ये मेरा झूठा है, मैं इसे तुझे कैसे दे दूं, और मेरे हाथ भी झूठे हैं। ऐसा कर, तुझे अगर खाना खाना है तो खुद परस ले और खा ले। सूरज सोचने लगा, यार ना तुम परस पाओगे और ना ही तुम खा पाओगे। अब सूरज चेयर पर बैठा है, सामने टेबल पड़ी है, तो टेबल के ही ऊपर उसने अपने पैर रख लिए। सोचने लगा जब कोई दूसरा कोई आएगा तो उससे मैं खाना ले लूँगा। लेकिन तभी सूरज ने क्या देखा, एक बहुत सुंदर लड़की है जो नीचे पलके झुकाए न किसी की तरफ देख रही है, न किसी से बात कर रही है, बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई अपने बर्तन का काम कर रही है, बर्तन धुल रही है। और सूरज की नज़र जैसे उस बर्तन धुलने वाली लड़की पे पड़ती है जो बहुत सुंदर थी। सूरज देख के उसकी तरफ देखता का देखता रह जाता है। सोचने लगा, यार सूरज, इतनी स्मार्ट लड़की और वो भी
किसी की तरफ पलक उठा के न तो देखती है और ना ही इसके करीब में कोई नजर आता है, ना तो ये किसी से बात करती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? उसी समय सूरज चेयर पर बैठा बैठा सोचता रहा। जब उसे कोई खाना देने वाला नहीं मिलता है, नहीं दिखाई दिया, तो उसके दिमाग में वही बात आती है, यार सूरज, क्यों ना इसी लड़की को बुला लो और इससे ही खाना परसवा लो। तो सूरज आवाज़ देते हैं, सुनिए। तो उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहते हैं सूरज, अरे सुनिए तो सही, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो जैसे उस लड़की ने पलकें ऊपर करीं, तो सूरज उसे बुला रहा था कि आप 1 मिनट के लिए मेरे पास आ जाइए। जैसे ही वो लड़की सूरज के नज़दीक आई और कहने लगी, साहब बताइए क्या बात है। सूरज कहते हैं, तुम ये बताओ, क्या तुम मेरे लिए खाना परस के हमें दे सकती हो? कहने लगी, बिल्कुल साहब, अगर आप मेरे हाथ का खा सकते हो तो मैं आपको खाना परोस के दे सकती हूँ। सूरज कहने लगे, ठीक है, आप ले आइए और मैं खाना खा लूँगा। उसी समय जो आर्मी का जवान सूरज होता है, चेयर पर बैठा था, वो लड़की जाती है, दोबारा हाथ धुलती है साबुन से, क्योंकि सूरज सूट बूट में था, वीआईपी कोट पैंट और वीआईपी जूते, वीआईपी ढंग में था, क्योंकि वो आर्मी का जवान था। उसकी हेयर कटिंग भी बहुत सुंदर थी। सूरज भी दिखने में बहुत स्मार्ट था। वो एकदम ऐसा लग रहा था कितने बड़े घर का लड़का हो, और होना भी चाहिए भाई, जिसके पास में जॉब है उसके पास क्या कमी हो सकती है। तो वो वीआईपी ठाट बाट में था। तो वो लड़की जाती है, हाथ धुलती है साबुन से, फिर एक प्लेट लेके सूरज को बड़ी साफ सफाई से भोजन लगाती है और वही थाली लाकर के सूरज की टेबल पे रख देती है और कहने लगी, साहब आप खाना खा लो। सूरज ने खाना शुरू किया तो उसने देखा मैंने साहब को पानी नहीं दिया। वो एक गिलास में पानी लेके आती है, साथ में एक बोतल भी दे जाती है और कहने लगी, साहब यदि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर हमें बुला लेना, हम आपको दे दूंगी। सूरज खाना खाने लगता है और वो लड़की जाकर के फिर बिल्कुल चुपचाप होके अपना काम करने लगती है, जो वेटर का काम कर रही थी, यानी कि बर्तन धुल रही थी। शादी में जो वेटर का काम होता है वो वही लड़की कर रही थी, बर्तन साफ कर रही थी। तो वो अपना काम फिर करने लगती है। सूरज सोचने लगे कि इससे मुझे बात करनी है। सूरज के पास खाना तो था, लेकिन बहाना करते हुए सूरज कहते हैं, सुनिए मेरे पास में खाना कम पड़ गया है, आप आ जाओ और मुझे खाना दे जाओ। उसी समय वो लड़की आती है और आकर के फिर सूरज को खाना देती है, फिर चलने को होती है। तो सूरज कहने लगे हैं, क्या तुम 5 मिनट का टाइम हमें देके हमसे बात कर सकती हो? कहने लगी, हाँ साहब कर सकती हूँ, लेकिन जो भी आपको कहना है वो जल्दी कह दीजिए। अगर कहीं यहाँ के मालिक ने और हमारा जो हेड है, जो हमें काम पे लेके आता है, अगर उसने हमें आपसे बात करते देख लिया तो वो फिर हमें कभी काम पे साथ लेके नहीं जाएगा। जो भी कहना है आप जल्दी से कह दीजिए। सूरज पूछता है सबसे पहले कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो नीचे पलके झुका के कहती है, साहब मेरा नाम शर्मिला है। सूरज बड़ा खुश हो जाता है कि नाम कितना अच्छा है। ये बताओ शर्मिला, तुम ये वेटर का काम क्यों करती हो? क्या तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी? तो कहने लगी, साहब मैंने बीए कर लिया है, लेकिन घर की सिचुएशन कुछ ऐसी है जो न तो मेरे पास में पैसे हैं और ना मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है जिससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाती। सिर्फ एक बूढ़ी माँ है और माँ की भी इतनी बुरी कंडीशन है। जब मैं वेटर का काम करती हूँ और जो भी मुझे पैसे मिलते 100, 200, 500 इन्हीं को लेके जाती हूँ, और मेरी माँ इतनी भयानक बीमारी में डूब चुकी है जो उसे जब तक वो जिएगी जीवन पर्यंत दवा के लिए पैसे चाहिए और दवा उसे चाहिए।
मैं इसी वजह से ये सारे काम करती हूँ। अपनी माँ के लिए दवाइयों को पैसा इकट्ठा करती हूँ और हर मंथ माँ की कम से कम 20 से 25 हजार रुपए की दवा आती है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साहब मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी माँ है। मेरे पिता एक्सपायर हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई, कोई कमाने वाला नहीं है। मैं ही अपनी माँ को देखती हूँ, इलाज भी कराती हूँ। उन्हीं के कारण मैं ये बेटर का काम करती हूँ। उस शर्मीली की बात को सुनकर के बड़ा सोच में पड़ जाता है। सोचने लगा, यार सूरज, लोगों में कितना भ्रम है। लोग जब भी अपने बेटा या लड़की की शादी करते हैं, अधिकतर देखा मैंने, जब भी एक पिता अपने लड़के की शादी करेगा तो अच्छे परिवार से ही करता है, क्योंकि उसे दहेज चाहिए होता है और समाज में उसके बराबर चलने के काबिल हो। लेकिन सूरज, ये बड़ा गलत है। लड़की में कोई कमी नहीं, अमीरी गरीबी ये तो प्रभु की देन है। लड़की बहुत सुंदर है। भाइयों, जो शर्मीली ने सूरज से बात करी, बड़ी सभ्यता से करी थी। उसने पलक उठा के बात नहीं करी और इतना अच्छा उसका स्वभाव था, उसका दर्द उसके चेहरे से छलक रहा था। सूरज सोच में डूब गया, यार सूरज, तुम्हारे पास में क्या कमी है? और इस बेचारी के जीवन में हर चीज की कमी है। मुझे भी एक अच्छे साथी की ज़रूरत है, क्यों ना यही मैं अपना साथी बना लूं। उसी समय शर्मीली के पास में फिर सूरज पहुंच जाते हैं और कहने लगे हैं, शर्मीली, क्या तुम हमें अपने घर तक लेके चलोगी? शर्मीली कहने लगी, बिल्कुल साहब, जब आपकी इच्छा हो आप मेरे घर आ सकते हो। इधर भाइयों, समय जब धीरे धीरे गुजर गया, अब सूरज जो था वो शर्मीली से हटना ही नहीं चाहता था। वो यही देख रहा था कि मुझे जितना समय मिले मैं शर्मीली से ही बात करता रहूं। लेकिन हुआ क्या, शादी जब संपन्न हो जाती है तो शर्मिला जो थी वो अपना काम निपटा करके चलने को होती है। सूरज भी जब चलने को होता है, बाराती लोग जाने लगे, तो सूरज शर्मिला से कहने लगा है, शर्मिला, हमें भूल मत जाना और मैं जल्द ही तुम्हारे घर घूमने आऊँगा। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कुछ बात करने आऊँगा, घूमने आऊँगा। शर्मिला कहती है, ठीक है साहब, आप आ सकते हो, मैं जैसी भी आपकी खुशामद सेवा कर पाऊँगी वैसी करूँगी। भाइयों, इधर शर्मिला अपने घर माँ के पास चली जाती है अपने पैसे लेने के बाद। उधर जब सूरज ने ये देखा कि अब तो शर्मिला अपने घर पहुँच गई होगी, तो अब हमें चलना चाहिए। उसी समय सूरज शर्मिला के घर की जो एड्रेस बताया था शर्मिला ने, उसी एड्रेस पर सूरज उसके घर पहुंच जाता है। और जैसे दरवाज़ा खटकाया तो शर्मिला निकल के आती है और शर्मिली को देख करके बहुत ही सूरज प्रसन्न हो जाता है। लेकिन शर्मिला बड़ी शर्मा जाती है। टूटा सा मकान था, उसमें कुछ नहीं था, ना तो ठीक से कुर्सी थी, ना तो चारपाई भी बिल्कुल टूटी। आप समझो, जिस घर के लिए लड़की चला रही हो अपने पैरों से, अपने हाथों से मेहनत करके, उस घर में क्या हो सकता है? वो भी एक बूढ़ी माँ, उसका भी इलाज चल रहा है। कहाँ से वो इतने पैसे लाती जो शान शौकत कर पाती? टूटी हुई चारपाई जिस पे माँ लेटी हुई है और एक कुर्सी पड़ी थी वो भी टूटी हुई थी। शर्मिली शर्मा इस वजह से गई क्योंकि सूरज बहुत अच्छे कपड़ों में था। वो सोचने लगी, मैं साहब को कहाँ बैठा लूँ। लेकिन जो टूटी कुर्सी थी उसी को अपने चुन्नी के कोने से झाड़ने लगी और सूरज से कहने लगी, साहब बैठिए, जो भी व्यवस्था है वो आपके लिए हाजिर है। सूरज उसी पर बैठ जाता है। नहीं लगा, माँ तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा मेरे घर में कोई नहीं है सिवाय शर्मिली के अलावा। शर्मिली ही मेरे लिए सब कुछ है और बाकी मेरा कोई नहीं है। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? कौन हो तुम? तो शर्मिली कहती है, माँ
ये एक आर्मी की जवान है, ये हमारे देश की रक्षा करते हैं, ये फौजी हैं। ये कल ही मुझे वहाँ जहाँ शादी थी, मैं काम पे गई थी, ये वहाँ पे मुझे मिले थे और मुझसे इनने बात करी, तुम्हारा पता पूछा तो मैंने इन्हें बता दिया, इसीलिए तुम्हारा हाल देखने आए हैं। तो माँ कहने लगी, बेटा तुमने क्यों कष्ट किया इस गरीबनी की झोपड़ी में आने के लिए? तो सूरज कहने लगे, नहीं माँ, अमीरी गरीबी तो प्रभु की देन है, इस पे कभी व्यक्ति को इतराना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। उसी समय वो माँ कहने लगी, बेटा तुम जुग जुग जियो, भगवान करे तुम्हारी लाखों वर्ष की उम्र हो। सूरज को दुआएं देने लगी और जब शर्मिला की माँ ने दुआएं दी तो सूरज बड़ा खुश हो जाता है। तभी शर्मिला की माँ से सूरज कहने लगा है, माँ मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहने लगी, बोलो बेटा। माँ मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप दे सकोगी? तो वो माँ बिल्कुल शांत हो गई और कहने लगी, बेटा आपने मेरे घर की कंडीशन देख ली, इस घर में टूटी चारपाई है, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ये कुर्सी भी टूटी है, आप देख रहे हो मेरे घर की कंडीशन क्या है, गेट पे जो दरवाज़ा लगा है वो भी नीचे से टूटा है। इस गरीबनी के पास आप जैसे अमीर बेटा को देने को क्या हो सकता है? हाँ, यदि मेरे पास में तुम्हारे लायक कोई चीज़ है देने को तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगी, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सूरज बोला है, माँ मैं आपकी बेटी शर्मिली का हाथ आपसे मांगना चाहता हूँ। तो माँ कहने लगी, बेटा सूरज आपने मेरी बेटी शर्मिली का हाथ मांगा, आप इतने बड़े घर से हो, सरकारी जॉब भी करते हो, हमारी हालत तुमने आके देख ली, आप जानते हो ये बूढ़ी माँ जो खुद बीमार है, दो पैसे का काम नहीं कर सकती, शर्मिली उसे खिला पिला रही है, दवा करा रही है, वो दहेज कहाँ से दे पाएगी? मेरे पास में इतना भी नहीं है जो मैं 10,000 का तुम्हारे लिए दहेज दे पाऊँ, तो ये शादी हम कैसे कर पाऊँगी? क्योंकि अगर हमने इधर उधर से कर्ज लेके शादी कर दी तो हम कैसे निपटा पाएंगे? और बेटा अगर थोड़ा बहुत दे के 10-20-50,000 रुपये दे के मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी तो तुम्हारे माता पिता मेरी बेटी शर्मिला को कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए लाला ये तुम दिल से निकाल दो कि मैं शर्मिली के साथ शादी करूं। कहने लगा, नहीं माँ, मेरे घर में कोई दहेज का भूखा नहीं है, आपने मुझे समझ नहीं पाया, मैं शर्मिला से बहुत प्यार करता हूँ, इसी वजह से मैं आपके यहाँ पर शर्मिला का हाथ मांगने आया हूँ। तो माँ कहती है, बेटा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं शादी कर दूंगी शर्मिली की, लेकिन तुम जाओ और जाकर के शर्मिली से ही पूछ लो कहीं ऐसा तो नहीं उसने अपना कोई लाइफ पार्टनर पहले से देख रखा हो और मैं हाँ कर दूं तो दिक्कत हो जाएगी। उसी समय सूरज शर्मिली के पास पहुंचता है और कहने लगा, शर्मिला तुमसे एक बात पूछूं? जवाब दिया, जी सर पूछिए। तुम जो बताओ, तुम्हारे जीवन में अभी तक तुमने कोई अपना लाइफ पार्टनर तैयार किया है? बोली, नहीं साहब। क्या तुम लाइफ पार्टनर तलाश करना चाहती हो? बोली, जी सर करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम स्वीकार कर लोगी? बोली, हाँ सर कर लूँगी, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मिल जाएगा तो मैं तलाश कर लूँगी, उससे सहमत भी हो जाऊँगी, लेकिन वो हमें ठुकराए ना, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी गिरी हुई है, ना तो मेरी माँ दहेज दे पाएगी और ना कुछ कर पाएगी, वो खुद मेरे साथ वहाँ मेरे साथ रहेगी, क्योंकि मेरे सिवाय मेरा माँ का कोई नहीं है। तो सूरज कहता है, शर्मिली क्या तुम हमसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शर्मिली एकदम से सूरज की बात सुन करके शर्मा जाती है और नीचे अपनी पलकें झुका के
धीरे से हाँ कर देती है। शर्मीली कहने लगी, ठीक है साहब, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ।